नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित पाश्चात्य काव्य शास्त्र का भाग 3 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वुड्सवर्थ का काव्य शास्त्र सिद्धांत और कॉलरिज कल्पना और फैंटेसी। ये दो टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने अगर क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं यूजीसी नेट हिंदी से संबंधित तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है यूजीसी नेट हिंदी, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। कृष्णा जी नमस्कार। तो और अगर आपको क्विज में ज्वाइन करना है, क्विज डेली क्विज होती है शाम 7 बजे, तो आप उसमें भाग ले सकते हैं। क्लासेस सुबह 7 और शाम रात 9 बजे होती है। मंजरी जी नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे वुड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत और कॉलरिज कल्पना और फैंटेसी। तो ये क्या इनके सिद्धांत थे, क्या इनकी मान्यताएं थी, इनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और जब जो भी क्लासेस होती हैं उनसे संबंधित नोट्स आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त हो जाता है संडे को। अजीत जी नमस्कार। तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी परसों ही मैंने सारी भेजी हैं, लगभग 89 पीडीएफ थी, सभी सेंड की हैं मैंने। तो आप चाहें तो उन्हें प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे वुड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत क्या था। उससे पहले हम इनके बारे में जान लें कि ये कौन थे, कहाँ के थे और इन्होंने क्या किया था। तो विलियम वुड्सवर्थ जो थे 1770 से 1850 तक का इनका समय माना जाता है। ये एक मूलतः कवि थे और उन्होंने एक सहज सौंदर्य बोध और अबाध भाव इनकी प्रवणता थी इनके काव्य में, और परिस्थितिवश इन्होंने काव्यालोचन के क्षेत्र में प्रवेश किया और 1790 के आसपास फ्रांस, इटली और आल्प्स पर्वत की पैदल यात्रा की थी इन्होंने। और आल्प्स की प्राकृतिक सुषमा से उनकी सौंदर्य भावना प्रभावित हुई, और फ्रांस की राजक्रांति के परिणामों से भी इनकी आलोचना प्रभावित हुई थी, उनके विचार प्रभावित हुए थे। जैसा कि हम देखते आए हैं, अरस्तु की बात की थी हमने, प्लेटो की बात की थी, तो सभी जो भ्रमण बहुत करते थे और सभी जगह के उनको वहाँ की विचारधारा को ये अपने काव्य में समावेश करते थे। तो ये उन विचारधाराओं से प्रभावित होते थे जो तो इसी तरह से इनकी जो विचारधारा थी वो सौंदर्य भावना से प्रभावित हुई। जब ये सभी जगह पैदल यात्रा कर रहे थे फ्रांस, इटली और आल्प्स पर्वत की, तो वहाँ की प्राकृतिक सुषमा ने बहुत ज़्यादा ही प्रभावित किया था। तो आज हम इनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। इनका काव्य भाषा सिद्धांत क्या है, उसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। तो उससे पहले हम देख लें कुछ इनकी रचनाएं। तो वुड्सवर्थ का प्रथम काव्य संग्रह जो है वो है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। तो ये इनकी रचना है जो 1793 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, 1793 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और वर्ड्सवर्थ जो थे ये 1795 में कॉलेज के मित्र बने थे। कॉलेज के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, जिन्होंने कल्पना और फैंटेसी जैसे संबंधित अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है। तो ये उनके मित्र बने और उनके ही सहलेखन में इन्होंने एक रचना लिखी थी, लिरिकल वैलेट्स। तो ये इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार रचना पूछी जाती है, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। और तो ये कविताओं का एक प्रथम संस्करण उन्होंने प्रस्तुत किया था 1798 में। और लिरिकल वैलेट्स जो है वो स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है, तो ये ध्यान रखें। और तो ये लिरिकल वैलेट्स जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इससे रिपीटेड जो बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, कभी ये पूछा गया कि ये किसकी रचना है, कभी इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, कभी मिलान में पूछा गया है कि इस रचना को इसके प्रकाशन वर्ष से मिलाइए या इसके रचनाकार से मिलाइए, या तो इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन आए हैं। अनुक्रम सही करिए। तो लिरिकल वैलेट्स जो है ये 4 संस्करण में प्रकाशित हुई थी और उसकी भूमिका को वुड्सवर्थ की आलोचना का मूल माना जाता है। तो कि कौन कौन से भागों में प्रकाशित हुई, कब कब हुई। तो प्रथम संस्करण जो था 1798 में आया, एडवर्टाइजमेंट नेम से। भूमिका का शीर्षक जो था वो एडवर्टाइजमेंट था।
और नमस्कार नीलम जी। और द्वितीय संस्करण जो था वो 1800 में आया प्रीफेस नेम से, और तृतीय संस्करण जो था 1802 में 1802 में, इसका भी शीर्षक था प्रीफेस। और चतुर्थ जो था 1815 में प्रकाशित हुआ, तो इसका भी नाम था प्रीफेस। तो ये 3 जो थे इनका नेम प्रीफेस था, और बाकी फर्स्ट जो था उसका एडवर्टाइजमेंट है, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो ये तो हुई बात इनकी रचनाओं की। सिद्धांत हम अभी डिस्कस करेंगे। तो वर्ड्सवर्थ जो थे इन्होंने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा था कि कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। और इन्होंने काव्य भाषा से संबंधित 3 मान्यताएं प्रस्तुत की हैं। तो मान्यता यही थी कि इनका कहना था कि काव्य में दैनिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए, जो सामान्य जनमानस जो है वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसी पर इन्होंने बल दिया था। तो यानी इनका कहना था कि ग्रामीण जीवन जो है उसको ही काव्य का विषय बनाना चाहिए, इन्होंने ऐसा कहा था। और इन्होंने कहा था कि जो उसके पात्र हैं, उनका पात्र का स्रोत जो है वो भी उनकी काव्य भाषा में ही होना चाहिए। काव्य भाषा का मुख्य स्रोत जो है वो भी ग्रामीणों पर ही आधारित होना चाहिए। जो उनकी दैनिक भाषा है वही भाषा प्रयोग करनी चाहिए। सुमन जी हेलो। तो ये वर्ड्सवर्थ की विचारधारा थी। वर्ड्सवर्थ का कहना था कि जो ग्रामीण है, प्रत्येक ग्रामीण जो है वो प्रकृति के हमेशा संपर्क में रहते हैं, और ये सब प्रकृति की जो सबसे अच्छी वस्तुएं होती हैं, सुंदर वस्तुएं होती हैं, सर्वोत्तम वस्तुओं के संपर्क में रहते हैं, क्योंकि प्रकृति से बहुत प्रभावित थे। तो ये इनका कहना था कि ग्रामीण जो लोग होते हैं वो प्रकृति के हमेशा समीप रहते हैं, तो उनकी भाषा को प्रयोग करना काव्य में बहुत ही उचित होगा। और उनकी जो वाणी में जो सच्चाई है, ईमानदारी है, स्वाभाविकता है, वो उस कहीं दूसरी जगह नहीं है, और उसमें कृत्रिमता नहीं हो सकती। ये इनका यही विचार था। यानी काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का इन्होंने प्रयोग होना चाहिए, इस पर इन्होंने मान्यता इनकी यही थी मुख्यतः। और जैसे इनका कहना था कि कृत्रिम भाषा जो है वो ग्रामीण लोग प्रयोग कर ही नहीं सकते, उनकी भाषा बिल्कुल सहज होती है, उनमें ईमानदारी बहुत होती है उन लोगों में। तो हमें उन पर ही आधारित अपना काव्य लिखना चाहिए कि उनका जो भाव है वो बहुत ही सरल होता है। वैसे ही जैसे उनकी भाव सरल होते हैं उसी प्रकार से उनकी भाषा सरल होती है, ऐसा मानना था ग्रामीण लोगों के प्रति इनका वर्ड्सवर्थ का। और चाहे विषय हो और अभिव्यक्ति हो, उसकी जो सम्यक आवश्यकता भी है और वांछनीय भी है, उसके लिए हमें ग्रामीण का अध्ययन करना चाहिए, उसको काव्य में प्रयोग जो करना ही वांछनीय है और आवश्यक है, ऐसा इनका कहना था। तो इनकी काव्य भाषा जो है वो काफ़ी आदर्श प्रस्तुत करती है, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से कहा कि हमें ग्रामीणों का जो इन्होंने प्रस्तुत किया उनकी विशेषताएं, तो ये इनका यही कहना था कि ग्रामीणों की काव्य भाषा जो है वो बहुत ही आदर्श प्रस्तुत करती है ये हमें, और उसको हमें अलंकृत काव्य भाषा के अनुरागी काव्य का ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। ऐसे नहीं कहते थे कि बिल्कुल अलंकार होने चाहिए, उसमें एकदम अनुरागी होनी चाहिए, ये सब कुछ नहीं हो, यानी कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। जो स्वाभाविकता है, वास्तविकता जो है सिर्फ वही प्रदर्शित होनी चाहिए। तो इनका और एक और इनकी मान्यता थी कि काव्य और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। इन्होंने ये भी कहा था कि तात्विक भेद नहीं है। जैसे काव्य भाषा के संबंध में उन्होंने यही कहा था कि जो देखकर ये कहा था कि गद्य में केवल जो छंदबद्ध रचना में ना तो कोई तत्व होते हैं, तात्विक भेद नहीं होता है और ना ही कभी हो सकता है। तो इनकी मान्यता बस यही थी कि प्रत्यक्ष और परंपरा से ही विरोध नहीं है, बल्कि स्वयं जो ये थे वर्ड्सवर्थ, इन्होंने भी बहुत सी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी थी, और जो इनकी कविताएं हैं वो काफ़ी कई रचनाएं इनकी विचारधारा के अपवाद के रूप में भी हो सकती हैं, उससे अलग भी थी, जो इनका विचारधारा थी उससे अलग थी। तो यही उनका कहना था कि रस और काव्य में कोई अंतर जो है वो केवल छंद के कारण होता है, वास्तविकता में कोई उसके अंतर तात्विक भेद नहीं होते हैं, बस उसमें छंद के कारण अंतर हो जाता है। और गद्य और काव्य में अंतर
उसके कारण नहीं होता है, इनका ऐसा कहना था। तो कुछ इस तरह से मान्यता थी। बाकी एक और है कि प्राचीन कवियों का भावोद्भाव जितना जो सहज था, उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है। ये एक मान्यता इनकी ये भी थी कि इन्होंने एक प्राचीन जो कवि थे उनका उदाहरण देकर कहा कि जो प्राचीन कवि थे वो उनकी भाषा जो थी बिल्कुल सहज थी, भावों का वो हृदय के भाव प्रस्तुत करते थे, ऐसा इनका मानना था। और इनका कहना था कि वो लोग सिर्फ मन के भाव प्रस्तुत करते थे, बहुत ही सरलता से प्रस्तुत करते थे, उसमें कोई क्या कहा आपने, तो सॉरी मैंने अपना चीज़ पढ़ नहीं पाया, तो आपने क्या कहा, तो चलिए मैं अपनी बात क्लियर करती हूँ। तो यही मानना था कि कवि को अपने मन की बात कहनी चाहिए, जो कि बात प्राचीन कवियों में मिलती है, यही इनकी मान्यता थी। वैसा ही प्रयोग काव्य में होना चाहिए, ऐसा इनका कहना था कि सरलता होनी चाहिए, कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। तो बस ये 3 इनकी मान्यताएं रही हैं काव्य भाषा से संबंधित। तो अब समझ में तो आ गया होगा। तो मेन बात ये थी कि बोलचाल की भाषा प्रयोग की जाए, ग्रामीणों की जो ग्रामीणों की शैली है, भाषा शैली है, परंपराएं हैं, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। काव्य और गद्य की भाषा में इन्होंने कहा तात्विक भेद नहीं है। और एक ये कहा था कि जो कवियों में जो प्राचीन जो कवि थे उनमें उनके भाव, उनकी वाणी, उनकी कविता जो है वो सहज थी, सरल थी और उसमें कृत्रिमता नहीं थी। ये कृत्रिमता तो जो बाद के कवि आए उन्होंने उत्पन्न की। तो ये हमें 4-5 बातें हैं जो ये ध्यान रखनी है। वुड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत का यही आशय है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत सरल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, जैसे छोटे बच्चों को बिल्कुल एकदम, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी चीज़ अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो वो आप पूछ सकते हैं, बाद में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मेल करके, कुछ भी जो भी आपको सही लगता है। तो बस यही कहना था कि आडंबर ना अपनाएं, सरलता से अपनी बात कहें, और यही काव्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब देखते हैं कॉलरिज की कल्पना और फैंटेसी से संबंधित। अगर आप कहीं पढ़ेंगे पूरा वुड्सवर्थ का पूरा, तो वो इस तरह से भाषा में लिखा रहता है पूरा डिटेल में कि पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत बोरिंग लगने लगता है वो टॉपिक, चाहे वुड्सवर्थ हो या फिर कॉलरिज हो। तो उस चीज़ को ख़त्म करके मैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतने सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये समझ में आ जाए, बोरिंग ना लगे और हमेशा के लिए याद हो जाए। तो कॉलरिज जो थे, इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई, ये जरूर ध्यान रखना है हमें। अनुक्रम सही करने को जो आता है तो उसमें ये बहुत काम आता है। तो इनका जन्म हुआ था 1772 में, 1772 में, और मृत्यु हुई थी 1834 ईस्वी में। और इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। और जैसा हम पढ़ के आए हैं अभी, वुड्सवर्थ के मित्र जो थे वो कॉलरिज थे, तो कॉलरिज के भी मित्र स्वभाव साधारण सिंपल सी बात है कि भाई वुड्सवर्थ ही होंगे। और इनका प्रमुख जो ग्रंथ है बायोग्राफिया लिटरेरिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये तो इसे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया किसका ग्रंथ है। और आगे देखते हैं, चलिए कुछ कॉलेज के अन्य महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। द फ्रेंड है जो कि 1817 में प्रकाशित हुई थी। और मृत्युंजय जी प्रणाम तो एड्स टू रिफ्लेक्शन जो है 1825 में प्रकाशित हुई। चर्च एंड स्टेट जो है 1830 में प्रकाशित हुई। और कन्फेशन ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट जो है ये 1840 में प्रकाशित हुई थी। ये रचना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना जो हमने अभी देखी वो थी बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है और भूलना नहीं है, किसी को भी याद रखें। तो कॉलेज के अनुसार क्या था, इनका मत क्या था, तो वो देख लेते हैं। तो कॉलेज का कहना था कि कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं। तो रचना के अन्य सभी प्रकारों से उनका यही अंतर है कि संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए, उसके प्रत्येक अवयव से प्राप्त होने वाली स्पष्ट संतुष्टि के रूप में हो। तो यानी इनका ये कहना था चाहे वो सत्य हो या नहीं हो, लेकिन यानी कल्पना पर आधारित हो सकती है, असत्य हो सकती है, लेकिन
वो आनंद प्रदान करने वाली होनी चाहिए। काव्य का जो प्रयोजन है वो यही होना चाहिए, उसकी प्रमुखता यही होनी चाहिए कि उससे आनंद प्राप्त हो सके जो श्रोता है, जो पाठक है उसको। तो कॉलेज ने कल्पना पर आधारित अपना मत दिया है, सृजनात्मकता पर विशेष बल दिया है। तो इनका एक और मत था कि प्रतिभा का शरीर उत्तम बोध है और फैंटेसी उसका वातावरण है, ऐसा कहना था। रेखा विजय जी हेलो। तो आधा टॉपिक तो हो गया, चलिए कोई नहीं। तो इन्होंने पाश्चात्य काव्य चिंतन के क्षेत्र में कल्पना का इनका मानना था कि वही स्थान है जो भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा का है। तो यानी भारतीय काव्य शास्त्र में हम प्रतिभा पढ़ते आए हैं, प्रतिभा का मैंने एक अलग से बनाया था, तो वीडियो जो आप देख सकते हैं। तो प्रतिभा जो है, जो भारतीय काव्य शास्त्र में जितना महत्वपूर्ण है, और उसी प्रकार से कल्पना का पाश्चात्य काव्य शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। प्लेटो ने कल्पना के लिए फैंटेसिया शब्द का प्रयोग किया है, और एडिशन जो कि जिनका समय 1672 से 1719 तक माना जाता है, तो उन्होंने मूर्ति विधान करने वाली शक्ति बताया है। और कल्पना के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण विचार जो थे वो कॉलरिज के थे, और कॉलरिज को हमारे सिलेबस में इसीलिए सम्मिलित किया गया है। तो कॉलरिज ने कुछ अलग अलग अंतर बताए थे। तो जो प्रतिभा जो है वो सहज है और प्रज्ञा अर्जित की जाती है, और कल्पना जो है, जो प्रतिभा है वो कल्पना पर आधारित हो सकती है, लेकिन प्रज्ञा जो है वो फैंटेसी पर आधारित होती है। और प्रतिभा मौलिक होती है, लेकिन प्रज्ञा पराश्रित होती है, दूसरे पर आश्रित होती है। तो वो इनके यही अंतर होते हैं प्रतिभा और प्रज्ञा में, इनको ध्यान रखें। और कुछ कॉलेज का भाषा संबंधी कुछ विचार था, तो वो है कि भाषा मानव मन का शस्त्रागार है, जिसमें उसके अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शास्त्र एक साथ रहते हैं। तो इनका मानना था कि भाषा जो है वो मानव मन का एक शास्त्रागार है, जहाँ पे मनुष्य के मन के प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके अतीत के सभी एक जो विजय स्मारक हैं और भावी जो विजय के शास्त्र जो है वो एक साथ, यानी मन के जो भाव हैं उनसे आधारित है इनका। ऐसा नहीं कि शस्त्र वस्त्र से, तो उनके जो अतीत से में जो भी विचार हैं उनसे संबंधित इन्होंने माना है मानव मन को। और कॉलेज के अनुसार काव्य सृजन का मूलाधार जो है वो कल्पना है। तो इन्होंने इसको दो भागों में बांटा था, मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना। मुख्य कल्पना क्या है? तो मुख्य कल्पना से इनका मानना था कि ये निर्माण या संगठन करती है, लेकिन जो गौड़ कल्पना होती है वो विघटन करती है, विनाश करती है। और विनाश और विघटन और संगठन वो दोनों ही करती है गौड़ कल्पना जो है, और विनाश और निर्माण वो भी दोनों करती है। हाँ बिल्कुल रेखा जी, सारे नोट्स जो भी होते हैं वो मैं सभी प्रदान करती हूँ, वहाँ पे संडे में दे देती हूँ। तो ये जो मेरा एक ऐसा सोच रखा है मैंने कि जो यूनिट 4 तक के 100 PDF हो जाएंगे, तो बस वहाँ पे 100 पे ही क्लियर करूँगी, क्योंकि अगला जो यूनिट शुरू करूँगी इकाई 5 जो है हिंदी कविता, वो 101 भी क्लास होगी हमारी। ऐसा कुछ विचार करके ही 2-2 टॉपिक 3-3 टॉपिक एक साथ करेंगे क्लियर। तो कॉलेज के देख लेते हैं। इनके अनुसार मुख्य कल्पना जो होती है वो अचेतन है और अनैच्छिक है, लेकिन जो गौड़ कल्पना है वो चेतन है और ऐच्छिक है। हम अभी इसको बहुत साधारण भाषा में भी समझेंगे, लेकिन पहले हम इन चीज़ों को जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे दिए रहे हैं उनको समझ लेते हैं। और कॉलेज जी ने कल्पना के संबंध में लिखा था कि इसमें संश्लेषात्मक और जादुई शक्ति होती है जो विरोधी या वंशवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है। ये जो कथन है मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है, और ये कई बार आ जाते हैं कि ये कथन किसका है, तो इनको याद हमें करना ही करना है चाहे कुछ हो। और इमेजिनेशन जो शब्द है इन्होंने प्रयोग किया है, तो इमेजिनेशन से इनका क्या अर्थ था? इमेजिनेशन शब्द की उत्पत्ति इन्होंने लैटिन भाषा की इमेजिनातियो से माना है, और जिसका हिंदी में हम जिसे कल्पना कहते हैं उसी कल्पना को आज हम पढ़ने वाले हैं कि कल्पना क्या है और फैंटेसी क्या है, यानी रम्य कल्पना क्या है, दोनों में अंतर देखेंगे। और फैंसी शब्द जो है, फैंसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है।
फैंटासिया। अच्छा, ये चीज़ भी याद रखें क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है ये किस मूल शब्द से बना हुआ है। तो ये फैंटासिया से बना हुआ है और जिसका हिंदी रूपांतरण हम रम्य कल्पना कहते हैं, ललित कल्पना कहते हैं। ये इनके अलग अलग नाम है, तो इनमें कंफ्यूज ना हो। तो इन्हीं का आज हम अध्ययन करेंगे। कॉलेज के अनुसार क्या है, तो रम्य कल्पना की कुछ विशेषताएं होती हैं कि ये देश काल के बंधन से मुक्त एक प्रकार की स्मृति मात्र है। तो ऐसा माना है कॉलेज जी ने, और ये इच्छा शक्ति से संचारित और रूपांतरित होती है, इनका ये कहना था। और ये अपने उपयोग की सामग्री साहचर्य नियम से ग्रहण करती है। और एक और इनकी इससे एक विशेषता इन्होंने मानी है कि इसकी उपयोज्य सामग्री स्थिर और सुनियोजित होती है। तो ये फैंटेसी की विशेषताएं हैं। कई बार अगर आ जाता है फैंटेसी की विशेषताएं तो ये होती हैं। तो अब हम देख लें कल्पना और जो फैंटेसी है इसमें अंतर क्या होता है। हो सकता कभी कहीं डाउट होगा ये। तो कल्पना जो होती है ये प्रतिभा की ही उपज होती है, लेकिन फैंटेसी जो होती है ये प्रज्ञा की उपज होती है। ये अंतर है इसमें, एक तो मुख्य अंतर यही होगा। और कल्पना अंतः प्रेरणा से उत्पन्न होती है, और लेकिन जो फैंटेसी जो है वो स्मृति की सामग्री से हम ग्रहण करते हैं, स्मृति की इसमें प्रधानता रहती है। और कल्पना जो है वो जैव कार्य पद्धति पर आधारित होती है, लेकिन रम्य कल्पना जो है यानी फैंटेसी ये यांत्रिक कार्य पद्धति पर आधारित होती है। तो ये कुछ इनकी विशेषताएं हैं। तो अंग्रेजी में व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात भी कॉलेज ने ही किया है। तो अब हम समझते हैं कॉलेज जी ने क्या कहा था कल्पना के बारे में। तो उन्होंने कल्पना के दो भेद किए थे, एक मुख्य या फिर प्राथमिक कहें हम, एक दूसरा था गौड़। तो हम जिन्हें अभी ऊपर देखते आए हैं, तो मुख्य कल्पना मानव ज्ञान की जीवन शक्ति इन्होंने माना है। उसका माध्यम जो है, प्रमुख माध्यम मानव जीवन शक्ति होता है, जीवंत शक्ति होता है। तो कल्पना जो है वो असीम में होने वाली जो मस्तिष्क में चलती रहती हैं विचारधाराएं, वो सब कुछ हैं। और जो गौड़ से उनका अर्थ यही था कि गौड़ जो है वो अनुवर्ती कल्पना है, यानी एक छाया मात्र है। जो इन दोनों में बहुत ही थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा नहीं है। कविता को इन्होंने गौड़ कल्पना द्वारा ही प्रेरणा मिलती है, हम ऐसा माना था। तो कॉलेज जी ने ये कहा है कि पूर्व कल्पना और ललित कल्पना दोनों में कोई अंतर नहीं है। मेन बात तो इनका यही था, इन्होंने दोनों में कुछ अंतर नहीं बताया था। तो उन दोनों में अंतर हमें स्थापित करना है। तो अगर हम इसमें देख सकते हैं जो हमने बताया भी कि दोनों जो होती हैं, कल्पना जो होती है वो विघटन करती है, नए रूप में परिवर्तित कर देती है किसी भी बात को। और लेकिन जो फैंटेसी जो होती है वो सभी बिंबों को सिर्फ पास पास रख देती है, कोई परिवर्तन नहीं करती है। यही अंतर होता है और ये स्मृति से संबंधित होती है फैंटेसी। तो ये कुछ इनकी विशेषताएं रहती हैं। तो कल्पना का काम है एकीकरण करना, पुनर्निर्माण करना, और जो ललित कल्पना है वो केवल एक संयोजन करती है। और उस संयोजन में सरसता और मार्मिकता का अभाव होता है, ये ध्यान रखें। तो कल्पना का संबंध है आत्मा से होता है, लेकिन जो फैंटेसी जो है ललित कल्पना, तो उसका संबंध मस्तिष्क से होता है। यहाँ पे दिया नहीं है मैंने, कोई बात नहीं, ध्यान रखें। तो बाकी यही कुछ इनकी विशेषताएं होती हैं। अगर आपको टॉपिक ज़्यादा हमें इसमें से क्या याद करना है, मेन चीज़ पुस्तकें याद करनी है, कॉलेज का समय क्या है, वर्ड्सवर्थ का समय क्या है, इनकी जो विचारधारा है वो क्या है, मानना क्या है, यानी कि कल्पना और जो रम्य कल्पना है इनमें अंतर क्या है। तो ललित कल्पना जो है वो एक निर्जीव शक्ति है, ध्यान रखें, और कल्पना आत्मिक है, ललित कल्पना यांत्रिक है। यही सब इसके अंतर हैं, तो ये बस ध्यान रखना है। और वर्ड्सवर्थ का तो बिल्कुल विचार पूरा ही हमने डिटेल में डिस्कस किया, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, नेट स्लो हो गया होगा, हो सकता है मेरा भी हो गया हो, तो ये समय थोड़ा सा हो गया होगा। चलिए, अब तो हमारा टॉपिक तो हो ही गया है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत और कॉलेज का कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत। अगर आप किसी पुस्तक में पढ़ते हैं तो वो बहुत ही अलग अलग भाषा में दिया रहता है, तो ऐसा लगता है कि हमें पढ़ने से पहले ही बोरिंग लगने लगता है वो चीज़। बस उसी को समझाने का प्रयास करती हूँ। तो
आई होप अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें। और बाकी जो भी क्लास होती है उनसे संबंधित पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त हो जाएगा संडे को, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जहाँ पे भी आप ज्वाइन करना चाहते हो। बाकी जब पीडीएफ प्राप्त होती है तो आप इनमें से भी जाके कहीं पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी जो वीडियो देखना होता है उससे संबंधित भी यहाँ पे लिंक दिया रहता है। तो अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक शुरू कर दें। तो सुबह मिलते हैं, इलियट के बारे में डिस्कस करेंगे। इलियट का पूरा एक डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि उनका काफ़ी कुछ दिया है जो टीएस इलियट हैं, तो इनके बारे में हमें परंपरा की अवधारणा भी डिस्कस करनी है, उनका निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत भी डिस्कस करना है। तो वो केवल कल वही टॉपिक होगा सुबह। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक शुरू कर दें और हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, अध्ययन करें। सुमन जी गुड नाइट, शुभ रात्रि। 7 बजे का हाँ कृष्णा जी, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की ये खासियत होती है कि टेलीग्राम जो एक ऐप है, तो आप उसको अगर किसी जिसके में होगा उसको, जो यूज करता होगा उसको पता होगा, जो नहीं करता उसको मैं बता दूं। टेलीग्राम एक ऐसा ऐप है जहाँ पे आप वहाँ सर्च कर सकते, उसको इंस्टॉल करें और जब आप वहाँ देखेंगे मैजिकल स्टडी सर्च करेंगे तो वहाँ की खासियत मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वहाँ जो भी नोट्स हैं, जब चैनल बना होगा, जब भी ग्रुप बना होगा, ग्रुप जैसा ही रहता है वो, तो आपको वहाँ सारी पीडीएफ या जो भी चीज़ वहाँ डाली गई होगी वो सब कुछ दिखेगी। आप स्क्रॉल अप करके देख लेने। क्या कहा सर आपने, क्या कहा आपका मुझसे मिस हो गया? तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो फर्स्ट वीडियो जो थी हमारी उससे संबंधित पीडीएफ भी मिलेगी, फर्स्ट से लेकर अभी हमारी आज जो है 91 क्लास है, तो 91वीं क्लास है, तो ये भी सभी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। और हाँ कृष्णा जी, आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाकी मैंने भेजे थे परसों व्हाट्सएप पे, तो आप अगर कहीं आप में से कोई भी ज्वाइन करता है तो आप वहाँ पे किसी से मांग सकते हैं कि जो पीडीएफ मैम ने भेजी थी उसको एक बार सेंड कर दें। 7 बजे का टॉपिक कल महादेवी वर्मा है क्विज का। हाँ मृत्युंजय जी, वो पांडे जी, कल का जो टॉपिक है महादेवी वर्मा है, बताया था मैंने, बाद में शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया हो। इन्फॉर्म कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे भी और सभी को बता दूंगी एक बार फिर से कि महादेवी वर्मा कल का टॉपिक रहेगा। चलिए शुभ रात्रि।